यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे साइंस के चैप्टर फर्स्ट को। चैप्टर फर्स्ट में जो हमारे आज के टॉपिक्स होने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं और केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। वीडियो हमारे फर्स्ट टॉपिक से विच इज केमिकल रिएक्शन। देखिए, अपनी प्रीवियस क्लासेस में केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। फिजिकल रिएक्शंस हमारे वो रिएक्शंस होते हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक मोड से दूसरे मोड में, और जहां पर हमारा कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। फॉर एन एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस। देखिए, आइस जो है वो मेल्ट हो गई और मेल्ट होके कन्वर्ट हो गई वो वाटर में। अब उस वाटर को अगर हम फ्रीज कर दे तो वो दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी आइस में। तो इस केस में हमारा कोई भी नया सब्सटेंस जो है वो नहीं बनेगा। एज वेल केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी हमारा कन्वर्जन होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा एक नया सब्सटेंस बनता है और उस कन्वर्जन को हम दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कागज है। अब कागज को आपने जला दिया तो वहां पर वो राख बन गई। अब यहाँ पर हमारा एक नया सब्सटेंस बना है विच इज राख। अब उस राख से हम दोबारा कागज नहीं बना सकते। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस, जहां पर हम दोबारा सब्सटेंस को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और एक नया सब्सटेंस क्या होता है, बनता है। रिएक्शन क्या हो जाएगी, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये चीज मैंने अभी आपको जस्ट बता दी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा, कन्वर्जन होगा, लेकिन वो कन्वर्जन क्या होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि दूसरे सब्सटेंस में वो रीचेंज नहीं होगा। कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। द फर्स्ट इज रिएक्टेंट एंड द सेकंड वन इज प्रोडक्ट। कि रिएक्टेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए H2O यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है वाटर का, और ये मिलकर बना है हमारा H2O। तो जो ये वाली साइड है ये हो गई हमारी रिएक्टेंट, और जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आए, यानी कि जो भी हमारी इक्वेशन लास्ट वाली यानी फाइनल इक्वेशन निकल कर आई है वो हो गई हमारी प्रोडक्ट। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट वो होते हैं जो किसी भी इक्वेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट हमारे वो होते हैं जो इक्वेशन बनने के बाद रिजल्ट निकल कर आता है। देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ये मैंने जस्ट अभी आपको बता दिया, रिएक्टेंट वो होते हैं जो किसी भी इक्वेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट, सेम एज जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल कर आया है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन हो गया, और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हो गया। क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसकी जो स्टेट होती है, यानी कि जो सब्सटेंस है उसकी जो भी स्टेट होगी वो चेंज हो जाएगी। वो सॉलिड से लिक्विड हो सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड हो सकती है, या फिर वो गैस में भी कन्वर्ट हो सकती है। मतलब जो उसकी स्टेट्स हैं वो चेंज हो जाएगी। हमारे पास 3 स्टेट्स होते हैं, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, तो उनमें कन्वर्जन हो जाता है। चेंज इन कलर, समटाइम केमिकल रिएक्शंस के अंदर कलर चेंज हो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, ऑब्वियसली जब आप कन्वर्जन करोगे किसी भी केमिकल रिएक्शन का तो उसमें क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हो जाता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस इज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिकल रिएक्शंस को हम किस तरीके से लिखते हैं। देखिए, जो भी हमारे रिएक्टेंट होते हैं उसको तो हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जो भी हमारे प्रोडक्ट निकल कर आते हैं उसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में। रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट वो होते हैं जो किसी भी इक्वेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और प्रोडक्ट होता है जो हमारी केमिकल इक्वेशन निकल कर आती है। जैसे देखिए, यहाँ पर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो है हमारा, तो हमने उसको लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और इसका जो प्रोडक्ट निकल कर आया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है उसको हमने लिख दिया राइट हैंड साइड में। यहाँ पर हमारा एक और रूल होता है, वो ये होता है कि कभी भी जब भी हम केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं तो कभी भी हम उसको वर्ड में ना लिख के हमेशा सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम जिंक ना लिख के इसकी सिंबल को लिखेंगे, जैसे ZN, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे उसके सिंबल से। केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। ये चीज मैंने आपको बता दी कि जो भी हमारा केमिकल रिएक्शंस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन में। जैसे यहाँ पर जो हमारा केमिकल रिएक्शन है इसको हमने किस में रिप्रेजेंट करा है, हमारी इक्वेशन में।
उसके बाद इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट्स, यानी कि जो भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, और यहाँ पर हम उसका स्टेट भी बताते हैं, यानी कि जो भी हमारा एलिमेंट है उसकी स्टेट क्या है। जैसे जिंक जो है वो हमारा किस स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो हम उसको भी वहाँ पर क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। Necessary conditions such as temperature, pressure or any catalyst should be written on arrow between reactant and product। ये चीज मैंने अभी आपको बता दी। अब देखिए एक एग्जांपल, यहाँ पर मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे जो हमारा मैग्नीशियम है वो एयर के कांटेक्ट में आके बर्न हो रहा है, जिससे यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया और ये हो गया ऑक्सीजन। अब जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये तो हो गए हमारे रेक्टेंट। अब इसका जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि जो हमारी इक्वेशंस होती है केमिकल रिएक्शंस की, उसको हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। लॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास का रूल क्या कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो भी हमारे मैटर होते हैं ना तो उन्हें बनाया जा सकता है और ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एंड रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, यानी कि जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में सेम होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम के पास 2 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट साइड होगा वहां पर भी हम 2 डिनोट करेंगे। बैलेंस कैसे करते हैं वो समझते हैं स्टेप वाइज। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, यानी कि जो हमारे केमिकल रिएक्शन से इक्वेशंस निकल कर आती है उसको हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं। देखिए इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें स्टेप 1 में हमें क्या करना होता है, जो भी हमारी इक्वेशन है उसको हम लिख देते हैं सेपरेट एक बॉक्स के अंदर। स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना उसको हम लिख देते हैं सेपरेट। जैसे इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, आयरन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब देखिए रेक्टेंट साइड पे हमारे पास आयरन के पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो है 1, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हमने 1 को लेट करा है। देखिए प्रोडक्ट साइड में आयरन जो है उसके पास है हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स, पास है प्रोडक्ट साइड में 4 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं 1। साइड पे है 2 मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट साइड में भी है 2 मॉलिक्यूल्स। स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इस इक्वेशंस को करेंगे बैलेंस। देखिए जब केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने वाला टॉपिक हमने पढ़ा था तो उसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े थे इक्वेशंस को बैलेंस करने के, जिसमें से फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल कहता है कि जब भी हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसके रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में सेम मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास आयरन है, आयरन में प्रोडक्ट साइड में 3 मॉलिक्यूल्स है और रेक्टेंट साइड में 1 मॉलिक्यूल्स है, तो हम इस 3 को तो 1 नहीं बना सकते, लेकिन इस हम 1 को 3 बना सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके। हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर रेक्टेंट साइड में भी क्या हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल। तो यही हमारा रूल कहता है कि दोनों साइड पे बैलेंस करो। नेक्स्ट में ऑक्सीजन में रेक्टेंट साइड पे 1 मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट साइड पे 4 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस नंबर को कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई और ये हो गया हमारा बैलेंस। देखिए आयरन जो है उसके पास 3 मॉलिक्यूल्स हो गए दोनों तरफ, के पास 4 मॉलिक्यूल्स हो गए और हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 2 मॉलिक्यूल्स है। आयरन में जो हमारे पास रेक्टेंट साइड में 3 मॉलिक्यूल्स निकल कर आए हैं उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर रेक्टेंट साइड में। अब देखिए हाइड्रो ऑक्साइड जो है इसमें हाइड्रोजन तो हमारा क्या है, बैलेंस है ऑलरेडी, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर रेक्टेंट साइड में 1 था और यहाँ पे जब हमने इसे बैलेंस करा तो यहाँ पर हमने 4 निकाला है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको बैलेंस करने के लिए 4 लिख देंगे। अब देखिए ये तो हमारी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है क्योंकि आयरन के यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स है और ऑक्सीजन के पास 4 है और यहाँ पर भी हमने इसे बैलेंस कर दिया। अब देखिए हाइड्रोजन के पास यहाँ पर 2 है और इस हाइड्रोजन के पास यहाँ पर भी 2 है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर हमने पूरे ब्रैकेट के साथ 4 लिखा है, यानी कि हाइड्रोजन के पास भी क्या हो गए, 4 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें इसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 4 से, तभी क्या होगा, ये बैलेंस होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी स्टेट्स बता देते हैं। ये रूल यहाँ पर रिपीट होगा। जब हमने बैलेंसिंग इक्वेशन पढ़ी थी तो जो उसमें सेकंड रूल था वो ये कहता है कि जब भी आप किसी इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग तो आप उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो इक्वल दिखाओगे, इक्वल रिप्रेजेंट करोगे बोथ साइड पे, रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे,
और सेकंड रूल कहता है कि जब भी आप किसी इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो उसके स्टेट्स आपको बतानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को तो बैलेंस कर दिया, यहाँ पर रेक्टेन एंड प्रोडक्ट साइड में हमने सेम मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी स्टेट्स बतानी पड़ेगी। यानी कि जो भी हमारा सब्सटेंस है, जो भी हमारी इक्वेशन निकल कर आई है, वो हमारी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में, वो हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर जो हमारा आयरन है वो होता है सॉलिड फॉर्म में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आयरन को लिख देंगे सॉलिड, और यहाँ पर जो हमारा ये निकल कर आया हाइड्रो ऑक्साइड वो होता है हमारा गैस की फॉर्म में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गैस। जो हमारा प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर Fe3O4 निकल कर आया है, यानी कि आयरन ऑक्साइड निकल कर आया है, वो हो जाएगा हमारा सॉलिड, और जो हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है गैस की फॉर्म में। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा स्टेप 4, उसमें हम क्या करेंगे, इन बॉक्स को हटा देंगे और जो भी हमारी इक्वेशन निकली है उसको हम एक पैटर्न में लिख देंगे। जैसे हमारा आयरन सॉलिड हो गया, यहाँ पे 4H2O जो हमारी हाइड्रोक्साइड है वो हो गई गैस, और यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंग साइड में आयरन ऑक्साइड जो हमारा निकल कर आया वो हो गया सॉलिड, और यहाँ पर जो हमारी हाइड्रोजन है वो हो गई गैस। इसे 4 स्टेप में इस तरीके से हो जाती है हमारी इक्वेशन बैलेंस। आई होप आपको इक्वेशन बैलेंस करना समझ में आया होगा। जितने भी टॉपिक्स हमने आज की क्लास में कवर करे वो सारे आपको समझ में आए होंगे। समझ में आया, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।